CA कहने को तो सिर्फ 2 लेटर का वर्ड है, बट इसके साथ जुड़ा होता है सफ़र। सफ़र किसी ऐसे इंसान का जो अपनी पूरी लाइफ का पार्ट लगा देता है उस सपने को पूरे करने के लिए, या तो किसी ऐसे इंसान का सफ़र जो 19 साल की उम्र में अपनी CA जर्नी को जी रहा होता है। वार्तालाप के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही सफ़र के बारे में जिसने AIR रैंक के साथ अपने एंट्री एग्ज़ाम को क्लियर करा May 23 अटैम्प्ट, और वो भी रेगुलर कॉलेज के साथ। वार्तालाप के इस एपिसोड को शुरू करें उससे पहले तुम लोगों ने जो प्यार दिखाया वार्तालाप के पिछले 2 एपिसोड को, उसके लिए थैंक यू सो मच। बट मेजॉरिटी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है। प्लीज़ मैं तुम लोगों से वापस से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखना, जिससे फर्दर आने वाले जितने भी वार्तालाप के एपिसोड हों तुमको नोटिफिकेशन सबसे पहले हो। बिना टाइम गए वार्तालाप को करते हैं शुरू। So first of all, thank you so much Tejas for coming to this podcast. Before we move further, मैंने हिंट तो दे दी थी AIR, बट अगर आप अपनी इंट्रोडक्शन से इस वार्तालाप को शुरू करना चाहो तो। Okay, so my name is Tejas. I am originally from Kanpur. I am in SRCC. I am in my 3rd year right now, and I have cleared my CA intermediate examinations with All India rank 31. Also, I have cleared class 10th and 12th with 99% marks. And I was also part of a society. I was part of Computers and Mathematics Society. I was the technical head. आपने बात करी 10th और 12th में 90% से ज़्यादा स्कोर करने की, बट अगर CA जर्नी की बात करें, जब मैं अपने फाउंडेशन की तैयारी कर रहा था ना, हर एक टीचर ने बोला था दैट ना, जब आप CA को स्टार्ट कर रहे हो, CA जर्नी में अपना पैर भी अगर पहले रख रहे हो, उसमें वाई का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई होगा तब आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेस होने में। अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपकी केस में वो वाई क्या था? सो क्लास 6th या 7th में मैंने डिसाइड कर लिया था मैं कॉमर्स लूँगा और CA करना है। कि माई होल फैमिली comes from a commerce background. My father is a CA, my mother is also a CA, and my Goa is also CA. ओके And my grandfather is also a CA. ओके, पूरा परिवार ही ऑलरेडी CA कर रहा था, तो AIR तो बाकी आनी थी। तो मेरे को चाइल्डहुड से वही एक्सपोजर था, तो मैंने सोचा कि मैं भी CA ही करूँगा। एंड देन जब 10th में आई गॉट 99.8%, तब पता चला कि इतना प्रेशर कहाँ से आता है कि इसके ज़्यादा मार्क्स आए, इसको साइंस लेनी चाहिए। एवरी सिंगल टीचर, प्रिंसिपल सब कन्विंस करने पे लगा था PCM ले लो, PCB ले लो, बट मैंने स्विच नहीं किया। आई वॉज डिटरमेंट कि CA करना है। अभी अपना अच्छे से 12th निकाल लेते हैं, 6 मंथ बाद फाउंडेशन, फिर इंटर, फिर फाइनल, अपना सेट है पूरा। देन केम कोविड, तो आई डिसाइडेड कि आराम से नवंबर में देते हैं, 1 महीना में रश करके क्या ही, मतलब एक अटैम्प्ट बच जाएगा बट फिर क्या ही फ़ायदा उसका। तो आई गिव इन नवंबर, तब तक कॉलेज स्टार्ट हो गया था। एंड देन कॉलेज सेमेस्टर 1 जैसे ही स्टार्ट हुआ था, उसके 1-2 हफ्ते बाद ही अपना फाउंडेशन का एग्ज़ाम्स था। तो फाउंडेशन का एग्ज़ाम्स आई स्कोर्ड 320 मार्क्स। ओके, इन फाउंडेशन फरवरी तक रिज़ल्ट आया था, तब तक कॉलेज खुल भी गया था। तो उसके साथ फिर इंटर थोड़ा साइडलाइन हो गया, एंड देन कॉलेज केम इनटू द पिक्चर। अब कॉलेज आए नहीं, तो सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 थोड़ा कॉलेज पे फोकस रहा, देन वापस इंटर पे फोकस आया, इंटर हो गया था, वापस कॉलेज में। आपने अपनी कॉलेज की बात करी, SRCC में होने के बाद भी रेगुलर कॉलेज के साथ CA मैनेज तो एटलीस्ट ऑफलाइन क्लासेस के लिए तो नहीं हो पाया होगा, तो ऑनलाइन क्लासेस ली थी? मैं सारे 8 सब्जेक्ट की मैंने रिकॉर्डेड क्लासेस ली थी। एंड सेमेस्टर 3 में हमारे जो टैक्स की एक टीचर थी, उन्होंने भी CA किया है, वो भी SRCC से ही है। ओके, अराउंड 10 ईयर्स या 12 ईयर्स पहले उन्होंने CA किया है। एंड शी टोल्ड मी कि शी यूज्ड टू कम टू कॉलेज एंड इवनिंग में जाके वो क्लासेस लेती थी ऑफलाइन। तो उनकी बात से भी थोड़ा मोटिवेटेड था। अगर आप टीचर्स के बारे में बताना चाहें कि ऑनलाइन जिन टीचर्स से आप पढ़े थे, वो पेन ड्राइव क्लासेस ज़्यादा थी या फिर गूगल ड्राइव? तो रिकॉर्डेड में 2 मोड होता है, पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव। पेन ड्राइव में आपको सारा क्लासेस डाउनलोड करके दे देंगे, एंड पेन ड्राइव का कॉस्ट चार्ज कर लेते हैं। एंड गूगल ड्राइव में अपना गूगल ड्राइव लिंक होता है, खुद डाउनलोड करके आप क्लासेस देख सकते हो। तो आई वेंट फॉर गूगल ड्राइव ओनली, एंड सारे सब्जेक्ट्स का गूगल ड्राइव ही दिया। फैकल्टी टीचर्स की बात करें तो फैकल्टी फॉर अकाउंट्स प्रवीण शर्मा सर, फॉर लॉ दर्शन खारे सर, एंड फॉर कॉस्ट FM and EIS I chose Nitin Guru sir,
and for audit and SM I choose Neeraj Arora sir, and for tax, for direct tax it was Banwal Borana, and for indirect tax it was Vishal Batra. आपने अपने इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में बताया दैट यू वाज पार्ट ऑफ कॉलेज सोसाइटीज़ टू। मैं अगर वैसे जानना चाहूँ क्या एक्स्ट्रा करिकुलर इम्पोर्टेंट है, जस्ट बिकॉज अभी रिसेंटली मेरे को चांस मिला था अक्षत गोयल सर से, जो कि आई गेस AIR थे अपने फाइनल्स और इंटर दोनों में। सो अक्षत गोयल सर ने जब अपने बारे में बताया कि यहाँ पे मैंने भी उनसे पूछा एक्स्ट्रा करिकुलर क्या इम्पोर्टेंट होते हैं, उन्होंने बताया दैट यस जस्ट बिकॉज CA तो एक मेजोरिटी क्राउड कर रहा है, बट वट विल मेक यू डिफरेंस फ्रॉम दैट क्राउड इज़ योर एक्स्ट्रा करिकुलर पार्ट, जो आपको फ्यूचर में ना आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में हेल्प कर रहा होता है, राइट। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? देखा जाए तो ऑलमोस्ट 20-25,000 CAs बनते हैं हर साल, एंड उसमें से इंटर पास तो लाख लोग के आसपास ऑलमोस्ट इंटर पास कर लेते हैं या ग्रुप 1 क्लियर कर लेते हैं, अपना फाउंडेशन इतना बच्चा क्लियर कर लेते हैं। तो फर्स्ट समथिंग टू डू डिफरेंट फ्रॉम देम इज़ टू गो टू कॉलेज। कॉलेज आ रहे हो आप तो आप ऑलरेडी टॉप 20% में आ ही जाओ। उसके बाद कॉलेज में भी रह के आप अगर इंटर्नशिप्स कर लो या सोसाइटी में पार्ट ले लो या फिर अपना कॉम्पिटिशन में पार्ट ले लो, तो आप 20% से 1% पे आ जाओ। और उसके ऊपर भी अगर आप अच्छे मार्क्स ले आओ या रैंक ले आओ तो आप टॉप, फिर तो आप टॉप 0.1%। बट क्या ये लोगों को एक आंसर नहीं है जो बोलते हैं कि CA रेगुलर कॉलेज के साथ पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है। ऑल इंडिया रैंक हमेशा आती है SRCC से, हर अटेम्प्ट में आती है SRCC से, एंड SRCC खैर बाकी कॉलेजेस से भी आती है, मगर देखा जाए तो कॉलेज जाना और CA करना दोनों हैंड इन हैंड चलना चाहिए। अब केवल CA करने से काम नहीं चलने वाला है, CA के साथ भी 4 डिग्री और लगाओगे तो भी जाके कुछ हो पाएगा। बट वो है ना कि आपने डिग्री की बात करी, सो वो तो ओपन से भी ऑप्शन अवेलेबल है, बट कॉलेज मेरे को जहाँ तक लगता है एक एक्सपोजर प्रोवाइड करता है अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में। लाइक जब ना आसपास के लोग वो कुछ ना कुछ बेस्ट कर रहे होते हैं हर एक फील्ड के अंदर, अपने अंदर से भी एक फीलिंग आती है दैट वी शुड आल्सो ट्राई टू मेक अवर सेल्फ डिफरेंस एंड स्टैंड आउट उस क्राउड के बीच, राइट। सो आई गेस ये ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी जर्नी में। जब हम या CA की बात करें, CS की बात करें, किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की बात करें, आपको एक इन्वॉल्वमेंट की भी नीड होगी जो आपको पर्सनैलिटी ग्रूम करने में हेल्प कर रही हो, राइट। क्योंकि CA एक ऑलरेडी डिस्टेंस लर्निंग का ही कोर्स है, और अगर आप उसके ऊपर से एक और डिग्री करो वो भी डिस्टेंस लर्निंग है, तो आपको ये जो एक्सपोजर की बात थी वो नहीं मिल पाएगा। एक मिनट, हाउ डिड यू मैनेज ऑल दिस थिंग? मैंने आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करी थी, 9 CGPA वो भी कॉलेज एग्ज़ाम में, ऑल इंडिया रैंक 31 वो भी इंटर एग्ज़ाम में। कॉलेज सोसाइटीज़ की बात करें तो उसमें भी सोसाइटी का PR, मतलब ये सारी चीज़ें टाइम मैनेज कैसे होता था? अब वो टाइम पीरियड जो था सेकेंड ईयर का, क्योंकि पूरा CA का इंटर का एटलीस्ट सेकेंड ईयर में ही हुआ था, हाँ। एंड POR भी सेकेंड ईयर में ही था कॉलेज के, और CGPA कम भी सेकेंड ईयर में ही है, फर्स्ट ईयर में ज़्यादा थी। ओके। तो समथिंग वाज टू बी साइडलाइन विच वाज कॉलेज, हाँ। कि नहीं पढ़ सकते कॉलेज का इतना, अपना CA पे ध्यान दो, इंटर पे ध्यान दो, क्लासेस ख़त्म करो, रिवाइज करो, पेपर दो, आओ वापस। फिर वापस कॉलेज है, कॉलेज नहीं रहेगा, इंटर फिर वापस शिफ्ट होता रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। एंड अपना सोसाइटी का पर से, क्योंकि अगस्त अराउंड हम लोग के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे, उसके बाद नवंबर में जूनियर्स आने थे, तो उस बीच का टाइम पीरियड था जहाँ पे वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा था कि काम ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके बाद जब एक बार ओरिएंटेशन हो गया, सिलेक्शन हो गया, तो नवंबर दिसंबर के अराउंड सब काम बांटने लगा था, तो काम वो लोग करते थे, हम लोग को बस सुपरवाइज़ करना था, तो इतना हेडेक नहीं था। और एग्ज़ाम से 1 महीना पहले मैंने बोल दिया था कि एग्ज़ाम से थोड़ा लाइट करना। सो एग्ज़ाम से पहले जो आपने बात करी, इंटर के एग्ज़ाम से पहले आपकी प्रिपरेशंस का क्या एक वे रहा करता था? क्योंकि कभी कभार ना हम एक इंसान ना ओवरलोड इतना ले जाता है इंटर की प्रिपरेशन करते हुए, बीट एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कभी कभार हम हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। सो हाउ यू यूज़ टू मेंटेन कि यहाँ भी हेल्थ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और मेरा जो सिलेबस है, वो जो रिविजन है, वो भी परफेक्टली इंटर की चल जाए? हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं एक टाइम पे सुबह उठता था, कॉस्ट पढ़ता था, ब्रेक लिया, ऑडिट पढ़ता था, ब्रेक लिया, खाना खाया, ऑडिट पढ़ा थोड़ा सा, एंड शाम को खेलने चला गया। बैडमिंटन खेल लिया, फुटबॉल खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, और वापस आया, टैक्स पढ़ा। ऐसे
और जो सेमेस्टर ब्रेक था हमारा वो मेरा ऐसे ही गुजरा पूरा। 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट करने हैं और उसके साथ खेलना भी है, पढ़ना भी है, रात में सोना भी है, सब करना है। बट एक बात वापस मेरे को रिपीट करनी है, ये मैनेज कैसे होता था? मतलब टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक अरे सबसे तो- बड़ा कंसर्न रहता है आजकल के स्टूडेंट्स का। वो तो खुद की डिटर्मिनेशन पे डिपेंड करता है। अब मैं सुबह उठा, हाँ। अब मैं 1 घंटा मोबाइल चलाता रहा, हाँ। फिर 1 घंटा मैं ब्रेकफास्ट में लगा दूँ, हाँ। 1 घंटा नहाने में निकाल दूँ, हाँ। मैं 3 घंटा चला गया। हाँ। अब मैं 3 घंटे में ये सोचूँ मैं उठा, हाँ। हूँ अपना हाँ। पढ़ने बैठ जाऊँ, 3 घंटे में मैं कितना पढ़ लूँगा, और फिर मैं नाश्ता करके अपना 1 घंटा अराउंड सब हो जाएगा वो। तो ऐसे ही धीरे धीरे स्टेप्स लेके खाना खा लिया, खाना खा लिया, उसके बाद अपना थोड़ा हैवी लगता है तो मैं क्या करता था, ऑडिट जो था जैसे नाश्ते के बाद ऑडिट पढ़ा, फिर खाना खाया, फिर ऑडिट पढ़ा, फिर खेलने जाना था। ओके। तो उस टाइम पीरियड जैसे आपको खाने के बाद थोड़ा ड्राउजी तो लगता ही है, तो मैं ऑडिट खड़े होके पढ़ता था। अच्छा। ओके। तो लैपटॉप एक स्टैंड पे लगा के मेरी आई लेवल पे हो, और नोट्स सर के प्रिंट आउट थे तो क्लिपबोर्ड में लगा के एक हाथ में नोट्स, सामने क्लास, खड़े होकर पढ़ता था। अगर मैं वैसे बात करूँ, जो थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का कुछ पर्टिकुलर टाइम रहा करता था कि थ्योरी इस टाइम पे पढ़ना है, प्रैक्टिकल इस पार्ट पे पढ़ना है? क्योंकि प्रैक्टिकल इज़ अबाउट कंसेप्ट और थ्योरी इज़ अबाउट रिटेनिंग, तो थ्योरी तो एंड में ही होगी। बस इतना है कि आप कितना क्लियर हो उस चीज़ से एंड कैसे आप एंड वाले टाइम में उसको जल्दी से जल्दी याद कर सकते हो। तो आपके शॉर्ट नोट्स रेडी होने चाहिए एंड किस टीचर का मटेरियल पे वो करना है, आपको ट्रस्ट करना है कि आप एक ही मटेरियल है थ्योरी के लिए, स्पेशली कि एक ही मटेरियल है, उसी से पढ़ूंगा, चाहे वो ICI का स्टडी मैट ही क्यों ना हो, बट उसी से पढ़ना है और खुद के शॉर्ट नोट्स। एक बात बताओ, जैसे कि जब हम इंटर के एग्ज़ाम्स ना पास आने होते हैं, फाउंडेशन की भी बात करते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं, जब मैंने भी रिसेंटली फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया था, वो होता है ना कि हाँ भाई, हम ना डिफरेंट टीचर्स को जब सिलेक्ट करते हैं, यूट्यूब पे भी सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, सो अपना मन करता है इनका भी स्टडी मटेरियल बढ़िया है, इनका भी पढ़ाने का वे ठीक है, इनका भी पढ़ाने का वे ठीक है, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन की तरह हेल्प करते हैं, तो वो भी लास्ट डेज में जो एक मेजर रीज़न होता है फेलियर का। हाँ, वो खुद को ही बताना पड़ता है कि ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आप जितना भी चाहे पढ़ सकते हो, मगर एंड डेज में एक ही चीज़ को ट्रस्ट करना या फोकस करना चाहिए कि इसको हो गया, अब मैंने जो पढ़ा है एटलीस्ट एंड के 30 डेज़ में या 45 डेज़ में, कि जितना पढ़ चुके हो पहले 7-8 महीना, उसी चीज़ को आप फिर से पढ़ोगे तो ज़्यादा रिजल्ट आएगा, ना कि आप एंड में नया कुछ पढ़ के जितना ला पाएंगे। क्योंकि वो है ना, अगर आप लास्ट मोमेंट पे ही अपने जो स्टार्टिंग से एक ट्रस्ट बना रखे किसी पर्सन के ऊपर, अगर वही आपकी प्रिपरेशंस में ना दिखेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट को भी हैम्पर कर देता है, राइट? अच्छा, आई बिलीव प्रैक्टिस जितनी स्ट्रॉन्ग हो उतने ज़्यादा रिजल्ट बेटर आता है। सो आपने RTP और MTP करे थे? एग्ज़ाम से पहले भी RTP किया था, एग्ज़ाम के पहले 1.5 डेज होता है। हाँ। लास्ट 2 अटेम्प्ट्स का RTP देखा था मैंने। उसके पहले भी एक बार इसमें अकाउंट्स के उसमें फ्लो में था, मैं अकाउंट्स का सारा RTP कर दिया था 4-5 साल का। मैंने जहाँ तक सुना है 1.5 डेज़ का जो हमें टाइम मिलता है एग्ज़ाम से पहले, उसमें लोग ना अपने जिन्होंने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं वो सारे उन्हीं से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। आपने वो अप्रोच अपनाया था या फिर RTP और MTP पे डिपेंड रहे? पूरा चीज़ करना पड़ता है, नोट्स भी चाहिए, RTP भी चाहिए, दोबारा नोट्स। बट टाइम कंसर्न ना, नहीं, वो मैनेज करना पड़ेगा। वो मॉक टेस्ट की बात करूँ मैं, तो मॉक टेस्ट अगर आप दो तो अपने आप को ही कन्फाइन करो कि 1.5 डेज़ में 45 आवर्स में आपको कैसे प्रिपेयर करके एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच मारना है एंड पेपर देना है। तो जब मॉक टेस्ट दिया था मैंने अप्रैल में, तो वही किया था कि अब आज टैक्स का है 2 दिन बाद, ऑडिट का है 2 दिन बाद, अकाउंट्स का है, EIS का है, ऐसे लाइन से थे सारे पेपर। अच्छा, तो 1.5 डेज़ में आइडिया लग गया था कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या कैसे होगा मेरा। ठीक है। और जब एक्चुअल 1.5 डेज़ आया अपना मई में, तो वो चीज़ तो हो ही गई। उसके बाद क्योंकि ऑलरेडी एक बार कर चुका था ये, तो वो चीज़ जल्दी हो गई, 1-1.5 दिन नहीं लगा, 1 दिन नहीं हो गया, आधा दिन खाली रहा मेरे पास, तो उसकी फिर से हो गई। ओके। एक बात बताओ, जो आपने नोट्स अपने प्रिपेयर कर रखे थे वो आपने उन 1.5 डेज़ में आपके पास ही थे प्रैक्टिस करने के लिए? प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते। अब जैसे कॉस्ट है, एडवांस अकाउंट्स के जैसे 5th पेपर था मेरा, तो उसमें एक दिन पहले बैठ के तो प्रैक्टिस नहीं कर सकता ना। डन। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना मसल मेमोरी चाहिए। ओके। जैसे आपने अभी प्रैक्टिकल पोर्शन वाले एग्ज़ाम की बात करी, जैसे कोस्टिंग के सब्जेक्ट के अंदर जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो 1.5 डेज़ को बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए? जो आपके कंसेप्चुअल नोट्स हैं, हाँ, उसको रीड करके जो क्वेश्चन सर या फिर आपने खुद से मार्क करे हो, स्टार मार्क करे हो, ये डिफ़िकल्ट है या इसमें कुछ टफ है, वो चीज़। और थोड़े बहुत आपको MTP RTP देखना है, 2 अटेम्प्ट पुराना, वो देखो।
उसके बाद जो स्टार मार्क क्वेश्चन है वो देखो, उसके बाद अगले दिन फिर से आपके पास टाइम है सुबह। प्रैक्टिकल एग्जाम्स में रेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि दिमाग का ज़्यादा काम है, रिटेंशन का ज़्यादा काम नहीं रहता, तो 7-8 घंटा आराम से सो के जाना चाहिए। जब आप अपने सेकंड ईयर में थे, आपके कई फ्रेंड्स इंटर्नशिप कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ कोर्स कर रहे होंगे, या आपके मन में कभी ये चीज़ आई कि यहाँ पे मैं सीए पर ही क्यों टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं मेरे को इंटर्नशिप की तरफ ज़्यादा जहाँ जा सकता था सेकंड ईयर में? जहाँ तो ऑप्शंस तो अपने इतने सारे ही होते हैं, आप हाँ। कोई ये चीज़ कर रहा है तो ऑब्वियसली वो सी नहीं कर हाँ, रहा है। आमिस होगी ओबियसली। तो अब अगर आप सी कर रहे हो तो आपसे ये चीज़ नहीं होगा और बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अब कोई है जो सी कर रहा है एंड कॉलेज नहीं कर रहा है, कॉलेज ही नहीं कर रहा है एंड वो जस्ट पास हो रहा है, और आप कॉलेज भी कर रहे हो, आप सी भी कर रहे हो, और एआईआर भी ला रहे हो। क्लियर हो रहे हो, नॉर्मल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप उस कंपटीशन से ऊपर जा रहे हो ठीक ना। है, आप अपना ठीक है। फ्रेटर्निटी में देखो ना कि आप सीए से ऊपर जा रहे हो, आप सीए के साथ मान लो एमबीए कर रहे हो, तो आप और एक स्टेप ऊपर जा रहे हो। सो आई बिलीव इट इज़ योर माइंडसेट। अगर उस टाइम पे वो जो माइंडसेट जब बनाओगे ना तभी करना है तो करना है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि कोई और ऑप्शन है ही नहीं, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली वो चीज़ आपका एक डिस्ट्रैक्शन की तरह वर्क कर रहा होगा। अब जैसे कॉलेज के एग्ज़ाम्स और सी के एग्ज़ाम्स में क्लैश करते हैं, तो वो चीज़ पता है तो उसके अकॉर्डिंगली ही पढ़ना पड़ेगा। कि पता है कि एक दिन पहले 2-3 घंटा कॉलेज एग्ज़ाम में जा सकता है, तो 40 आवर्स तो 42 आवर्स लेके। अच्छा, अगर आपके पास एक ये ऑप्शन होता दैट सेम डे पर आपका कॉलेज के एग्ज़ाम भी है और सी इंटर का भी एग्ज़ाम है, या फिर फाउंडेशन की भी बात करते हैं, तो आप क्या चूज़ कर रहे हो? अगर सेम डे होता तो दोनों दे देता ना, अगर सेम टाइम होता 2 बजे, दोनों एक ही टाइम। कॉलेज के एग्ज़ाम तो सुबह हो जाते हैं। हाँ, और सी का एग्ज़ाम 2 बजे से होता है। हाँ, तो वो भी हो सकता है। दोनों ग्रुप आपने साथ में दिए थे, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न क्या था? क्या आपको डायरेक्ट पहले ही क्लियर था कि हाँ भाई पढ़ना है तो सिर्फ एआई के लिए पढ़ना है? देना था तो बहुत ग्रुप ही देना था, बहुत ग्रुप। अब भाई एक लेवल होता है कि इंटर क्लियर है, ग्रुप पास है, वो अलग। एक बार फेल होके पास है, वो सबसे नीचे हो गया मान लो। उसके बाद दोनों सिंगल पास है, वो हो गया। तो बोथ ग्रुप पास हो गया, फिर बोथ ग्रुप भी अच्छे मार्क्स से पास हो, आप बोथ ग्रुप के साथ रैंक आया तो सबसे ऊपर चला जाएगा, हायर की ग्रेड हो जाती है। आपने कितना टाइम लिया था दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर करने में? जुलाई अगस्त से स्टार्ट किया था, तो मतलब तब तक। आपने बताया था दैट आपका जो अटैम्प्ट था वो एक्चुअल में नवंबर का बनता था, नवंबर के अटैम्प्ट को स्किप करने का रीज़न? ओके, रैंक, स्टेट आंसर रैंक। पहली माइंडसेट अगर क्लियर होना, रैंक अगर लानी है, मतलब जिस चीज़ के लिए पढ़ रहे हो ना उसके लिए पूरा डिटरमाइंड होना ज़रूरी है उस जर्नी में, राइट? पता है रिसेंटली एक वेब सीरीज़ मैंने देखी थी, हाफ सी की। वहाँ का ना मेरे को एक सीन याद है। क्या होता है उस वेब सीरीज़ का मेन कैरेक्टर जो आर्ची अपने एग्ज़ाम लिखते टाइम पे, वो भी इंटर के एग्ज़ाम लिखते टाइम पे, एक क्वेश्चन पर ऐसे स्टक होती है दैट फिर उसको ना वो जो सेल्फ डाउट होने लगता है अपनी सारी प्रिपरेशन पे। उसको लगता है कि मेरे से कोई भी नेक्स्ट क्वेश्चन बन नहीं पाएगा। इंटर जैसे एग्ज़ाम में उस इन्वॉल्वमेंट में उस टाइम पर ऐसा फील होना, आपके जितने भी फर्दर के पेपर्स होते हैं ना सारे के सब में आपकी परफॉर्मेंस ख़राब कर देते हैं। सो ऐसी कोई सिचुएशन आपके केस में आई थी? लॉ के एग्ज़ाम में एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन जो मैंने चूज़ किया था उसमें एक क्वेश्चन चॉइस होती है, ठीक है। तो जो 2 में से एक करना था वो मैंने अदर लॉ के बेसिस पे चूज़ कर लिया था कि अदर लॉ में मेरे को ये थोड़ा बहुत आता है, तो अदर लॉ ही जनरली डाउटफुल रहता है, कंपनी लॉ तो हो ही जाएगा। तो मैंने अदर लॉ के बेसिस पे चूज़ करके क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। मेरा टाइम नहीं था तो रीड नहीं किया था पूरा, तो जैसे मैं क्वेश्चन रीड किया तो मेरे को डिस्क्रिपेंसी दिख रही थी क्वेश्चन में कि वो पूछ रहा था कि ऐसे कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं वो, बट जितना उनका प्रॉफिट था उस हिसाब से उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये मेरे दिमाग में कन्फ्यूज़न था। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि आइसर क्या आंसर देगा, मैं क्या आंसर दूँगा, क्या आंसर लगाएंगे। तो उस चक्कर में मेरे को लगा कि ये वाला छोड़ देना चाहिए, फिर मैंने टाइम देखा, ठीक है, ये वाला नहीं छोड़ देते। तो मैंने सोचा कि अगर इसको छोड़ के दूसरा किया तो हो सकता है कम मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स जो भी है, बट अगर एक बार स्टार्ट कर ही दिया है तो जितना हो पा रहा है इसमें इस हिसाब से करके देखना चाहिए। बट खुद को सेल्फ अवेयर रखना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन आ सकता है, और अगर ये नहीं किया तो फिर भी 80 मार्क का तो है ही, 17 मार्क का क्वेश्चन था, 83 तो कर रखा है। क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम देने बैठे हो ना वो पेशेंस होना ज़रूरी है, राइट? अगर वो पेशेंस नहीं होगा ना एग्ज़ाम टाइम पे वहीं, क्योंकि आपके पास एक ही अपॉर्चुनिटी है, अगर एक पेपर ख़राब हुआ 6 महीनों का एडिशन लग जाता है उस टाइम पे, राइट? एंड एक चीज़ और कि
जैसे मान लो हो भी गया पेपर ख़राब, तो वो चीज़ का इफेक्ट अगर अगले पेपर में आप आने दोगे तो आप खुद को फेल डिक्लेयर कर रहे हो। हाँ 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 तो हाँ। अगर उस दिन ख़राब हो गया और अगले अगले पेपर में इसका इफेक्ट दिखने लगा, तो हो सकता है कि आप उस दिन वाले पेपर में पास हो जाओ, अगले वाले में फेल। सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा था इंटर में, जिसको अभी भी सोच के लगता है चलो आप फाइनली इंटर चला गया ना, वो सब्जेक्ट से भी पीछा छूटा? रीज़न भी? लेंथी, लॉजिकल। ओके। नहीं, चालू मत करो। AIR आने के बाद आपको क्या लगता है दैट AIR को क्या डिफरेंट बनाता है फ्रॉम दैट क्राउन जो ऑलरेडी CA परस्यू कर रहे हैं? क्योंकि आप इसका आंसर बेटर वे में दे सकते हो। AIR बनने के लिए या AIR बनने के बाद? AIR बनने के लिए, वो उस क्राउड से अगर आपको बनने डिफरेंस के करना है कि वो माइंडसेट तो है, चलो हम उसको तो इग्नोर नहीं कर सकते, हमने डिस्कशन में जो भी बात करी, उसके अलावा जितना एज क्लोज टू आप स्टडी मटेरियल या ICI के जो सजेस्टेड आंसर, सॉल्यूशन, टेक्निक्स, फॉर्मूलेज, वे ऑफ राइटिंग आंसर मेनली ऑडिट में मार्क करता है, क्योंकि आप जो लिख के आते हैं वो आंसर सजेस्टेड आंसर से मैच नहीं करता है। तो पुराना जो RTP है, MTP है, उसमें जो सजेस्टेड आंसर का स्ट्रक्चर होता है कि वो कैसे ICI इंट्रोड्यूस करता है आंसर को, कैसे उसको आंसर करता है, कैसे सेम लाइन जनरली जो क्वेश्चन होते हैं केस स्टडी के नाम पे एक बड़ा सा पैराग्राफ लिख देते हैं, नीचे एक्सप्लेन दी फीचर्स ऐसा कर देते हैं। तो अगर आप इस पर बड़ा सा पैराग्राफ रीड करने में टाइम वेस्ट कर दोगे और मेन क्वेश्चन तो वही है कि फीचर्स लिखनी है, तो डायरेक्ट आप नीचे से पढ़ना स्टार्ट करो। ऐसी चीज़ें अच्छा ओके बाय प्रैक्टिस की, बाय पास्ट ईयर क्वेश्चन या पास्ट ईयर MTP RTP जो भी आइडिया लग जाता है, राइट? हाँ। एंड ऑडिट में स्ट्रक्चर की बात में कि कोई भी क्वेश्चन हो तो जो लाइन लिखी होती है क्वेश्चन में, वही लाइन फर्स्ट लाइन हमेशा होती है ICI के सजेस्टेड। तो आप भी वही करो, जो लाइन लिखी क्वेश्चन में वो लाइन लिखो, उसके बाद थोड़ा उसके बारे में देखो, फिर पैराग्राफ चेंज करो, इतना बड़ा पैराग्राफ लिखते हैं, फिर पैराग्राफ लिखते हो, तो वैसे ही स्ट्रक्चर करो तो आपका आंसर वैसे दिखेगा। हो सकता है हो नहीं वैसा, मगर दूसरे तो वैसे ही दिख रहा है ना, जैसे मेरे पास आंसर शीट है, सजेस्टेड आंसर है, MCQs हैं, केस बुकलेट्स हैं, इतनी सारी ICI की हैं। MCQ बुकलेट्स देता है अपना, और RTPs देता है, हर अटेम्प्ट में MTP देता है। तो जितना ICI से क्लोज पिक कर सकते हो उतना क्लोज। कुछ टिप्स इफ़ यू वांट टू शेयर, लाइक आप वो स्टडी मटेरियल को रिटेन करने वाली चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट? जब आप जितना पढ़ रहे हो उसको आप माइंड में रिटेन हो भी पा रहे हैं या नहीं हो पा रहा। सो कोई टिप अगर आप देना चाहो कि अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे दैट हाउ यू यूज टू रिटेन ऑल द थिंग्स। एक चीज़ जो काफ़ी काम आई थी वो थी रिवीजन वीडियोस। तो जो भी आप फैकल्टी सिलेक्ट करें, मेक श्योर दे हैव द रिवीजन वीडियोस प्रॉपर्ली, सारे टॉपिक्स के, एंड कम ड्यूरेशन के। जैसे नीरज सर के SM के रिवीजन वीडियोस अगर आप 1.5 या 2x पे देखो तो 2-2.5-3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आप EISM से पहले मैंने SM 2-3 बार रिवाइज कर ली थी। ठीक है, ओके। पॉडकास्ट के लास्ट स्टेज पे आने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं, क्या फाइनल्स में भी AIR लाने का एम है, जिससे वार्तालाप के अगले एपिसोड में भी किसी फ्यूचर में कम बैक हो पाए? ओके श्योर। तो उसके लिए कोई अभी स्टडी प्लान की फ्यूचर प्लान क्या है? आर्टिकलशिप फाइनल। आपने आर्टिकलशिप का नाम लिया, अभी 3rd ईयर के पार्ट होने के साथ साथ आपकी प्लेसमेंट सीजन भी स्टार्ट हो चुका है। सो आप आर्टिकलशिप के लिए जाने वाले हैं, फिर प्लेसमेंट? आर्टिकलशिप, राइट। सो आर्टिकलशिप में कॉलेज हेल्प करेगा या फिर आप ऑफ कैंपस का ही देख रहे हो? AIR है ये तो क्यों नहीं होगा। ओके 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 ओके। सो थैंक यू सो मच तेजस फॉर गिविंग योर टाइम। मेरे को भी एज अ CA एस्पिरेंट जो आपसे चीज़ें जानने को मिली ना, AIR तो नहीं बट दोनों ग्रुप ना साथ में ज़रूर लेके दिखाऊंगा, ठीक है? और दूसरी चीज़, जितने मैंने आज पॉडकास्ट के जरिए आपसे सवाल पूछे ना, मेजॉरिटी मैं खुद चाहता था किसी AIR का टाइम लेकर ये सारी चीज़ें आपसे पूछता। सो थैंक यू वंस अगेन आपको ये समय देने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग। अभी नेक्स्ट वीक से एग्जाम्स है, तो ऑल द बेस्ट। बढ़िया से एंड तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। हाँ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि तुम्हारे भी अगर कोई फ्रेंड होगा जो CA की जर्नी के अंदर अभी भी अपने एफर्ट दे रहा होगा, उसको इस पॉडकास्ट के जरिए, इस वार्तालाप के जरिए एक राइट वे पता चले, उसको अप्रोच कैसे करना है अपने इंटर एग्ज़ाम्स को। एंड या वार्तालाप के अगले एपिसोड का वेट जरूर करना, क्योंकि ये वार्तालाप